नमस्कार, मैं आपके साथ रोहित रंजन। देश की आजादी के 70 साल पूरे होने पर जरा याद करो कुर्बानी कार्यक्रम के तहत बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को काकोरी पहुंचे, जहां उन्होंने शहीदों को याद किया। तिरंगा यात्रा पर निकले अमित शाह ने यूपी की राजनीतिक दिशा तय करने के लिए यहां की दलित सांसद के घर भोजन भी किया और विरोधियों पर जमकर वार भी। आजादी के 70 साल के मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को काकोरी के शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस मौके पर अमित शाह ने सभा को संबोधित किया। शहीदों की कुर्बानी को याद करते हुए बीजेपी अध्यक्ष ने कहा, काकोरी स्थल को बड़ा पर्यटन स्थल बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी से बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के विकास के बगैर देश का विकास नहीं हो सकता। देश का अगर विकास करना है तो उत्तर प्रदेश का विकास बहुत जरूरी है। ये देश का बहुत बड़ा सूबा है। इस प्रोग्राम के बाद शाह दलित सांसद कौशल किशोर के घर खाना खाने पहुंचे। गौरतलब है कि इससे पहले भी वो वाराणसी में एक दलित परिवार के घर भोजन कर चुके हैं। यूपी की सियासी दिशा को तय करने के बहाने तिरंगा यात्रा पर निकले अमित शाह ने कांग्रेस समेत प्रदेश सरकार के साथ साथ बसपा को भी निशाने पर लिया। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने देश में काम नहीं किया है। यूपी की जनता बिजली, पानी और सड़क के लिए लोग परेशान हैं। सपा बसपा यूपी का विकास नहीं कर सकती हैं। यूपी का विकास बीजेपी ही कर सकती है। उन्होंने कहा कि यूपी के गांव-गांव तक विकास पहुंचाना है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि देश के विकास के लिए यूपी का विकास जरूरी है और सपा के राज में विकास नहीं हो सकता है। आप मुझे बता दीजिए, ये सपा बसपा की सरकारें रहते उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है क्या? जोर से बोलिए, हो सकता है? जोर से बोलिए, हो सकता है? 24 घंटा बिजली आ सकती है, बुलंदशहर जैसी घटनाएं रुक सकती है, मथुरा कांड रुक सकते हैं, युवाओं को रोजगारी मिल सकती है। याद करो कुर्बानी के तहत 23 अगस्त तक विभिन्न स्थलों पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 2 चरणों में यह कार्यक्रम चलेगा। पहला चरण 14 अगस्त तक होगा और दूसरा चरण 16 से 23 अगस्त तक होगा। यूपी की राजनीतिक दिशा तय करने में जुटे अमित शाह ने काकोरी की धरती पर मतदाताओं से भावनात्मक अपील के जरिए भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है, ताकि पार्टी 2017 के चुनाव में सत्ता हासिल कर सके। अब इस अपील का यूपी की जनता पर कितना और कब असर होगा, ये तो वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। तो आजादी के 70 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम का जो मेन मकसद बीजेपी ने अपने तैयार किया था वो दरअसल ये था कि विरोधियों पर जमकर वार कैसे किया जाए। अमित शाह वहां पहुंचते हैं। अमित शाह यहां पर ना केवल कांग्रेस को घेरते हैं। खैर, अच्छी बात कांग्रेस के लिहाज से यह है कि कांग्रेस कम से कम अब ऑन फ्लोर तो आने लगी। बीजेपी, जिससे कांग्रेस को कम से कम उत्तर प्रदेश में अस्तित्व भी नहीं मानती थी, उस कांग्रेस पर अगर वार किया जा रहा है तो शायद कांग्रेस इसे भी पॉजिटिव लेकर आगे सोच सकती है कि हाँ, आप कांग्रेस की चर्चा अगर मंच पे कर रहे हैं तो जो गहमा गहमी कांग्रेस के खेमे में दिख रही थी, शायद उसी का असर या उसी का आधार है। अमित शाह यही नहीं थमते हैं। अमित शाह के निशाने पर सपा की सरकार भी थी और पिछली सरकार बसपा की जो थी वो भी उनके निशाने पर थी कि इन लोगों ने प्रदेश का, राज्य का कुछ भी नहीं विकास किया और सिर्फ विनाश किया है। इतनी तस्वीर तो ठीक थी, लेकिन कहानी एक बार फिर से आगे पहुंचती है। दलित सांसद के घर पहुंचते हैं, खाना खाते हैं और जो इल्जाम लगातार अभी ऊना कांड से शुरू कीजिए या फिर जो भी तस्वीरें दिखी और जिस तरह से लगातार दलित विरोधी होने का जो एक मार्क चस्पा करने की कोशिश बीजेपी की ओर होती रही, उसको सुधारने की कवायद के तौर पर इसे भी जोड़कर विरोधी खेमा देखना शुरू कर देता है। खैर, इसमें सियासी समीकरण को तो वाकई समझने की जरूरत है। हमारे साथ मेहमान भी अब जुड़ेंगे और उनसे भी हम समझेंगे कि क्या वाकई इन तस्वीरों में जो इल्जामों की झड़ियां दिख रही है उन इल्जामों से कोई इत्तेफाक रखता है। हालांकि जस्टिफिकेशन अपने अपने पॉइंट से हर कोई करेगा, लेकिन सच ये भी जान लीजिए कि इस वक्त कम से कम ये सियासी मोड़ ऐसा है कि जिस तेवर को लेकर जनता के बीच जाना है तो ये जताने की कोशिश भी होगी कि जहां तक हो सके अपने आप को जनता से जोड़कर रखा जाए। खैर, सीधे अपने मेहमानों से आपको हम
मिलवाते हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के भी मेहमान जुड़ जाएंगे, लेकिन अभी हमारे साथ जूही सिंह जुड़ चुकी हैं एसपी की तरफ से, और साथ ही साथ हेमंत तिवारी साहब हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। ये दोनों जुड़ चुके हैं। एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हेमंत तिवारी साहब, आप ही से शुरुआत करूंगा, उसके बाद मैं पॉलिटिकल रिएक्शंस लूंगा। ये क्या है, अगर आप एक रैली करते हैं, रैली में 70 साल की उस आज़ादी के पर्व को मनाने की कोशिश करते हैं, उस रैली में देखिए आप कांग्रेस पर वार करते हैं, उस रैली में आप देखिए सपा पे वार करते हैं, उस रैली में आप देखिए बसपा पे वार करते हैं, और ये रैली खत्म होने के बाद आप दलित नेता ही सही लेकिन वहां जाके भोजन भी करते हैं। तो यानी एक मंच से कई सारे निशाने लगाने की कोशिश थी क्या बीजेपी की? हैं उत्तर प्रदेश में 2017 का जो महासंग्राम होने वाला है, धीरे धीरे देखते जाइए, बड़ी कवायदें होंगी। ये टोटल एक चुनावी जो तैयारी होती है उसका हिस्सा था। चाहे शहीदों का नाम लें, चाहे आज़ादी का नाम लें, देश की तरक्की पर टिप्पणी करें या दलित के घर भोजन करें। आप ध्यान करिएगा, इस पूरी कवायद का एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल निहितार्थ है। जैसे कि अभी एक बड़ा प्रकरण उत्तर प्रदेश में हुआ कि दयाशंकर सिंह जो भाजपा के उपाध्यक्ष थे, उन्होंने मायावती को के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। तो 2 साल से जो कवायद नरेंद्र मोदी और पूरी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहे थे दलितों को अपने पाले में लाने के लिए, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में आप मानिएगा कि दलितों का एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला था भारतीय जनता पार्टी को, वोट मिला। तो दयाशंकर की टिप्पणी के बाद जो 2 साल की मेहनत थी उस पर पलीता लग गया था, और उसके बाद दलितों के विषय पर भारतीय जनता पार्टी की टॉप लीडरशिप से कोई ऐसी टिप्पणी नहीं आई थी, न कोई कार्यक्रम हुआ था। ये पहला कार्यक्रम था। जो मोहनलालगंज से उनके सांसद हैं कौशल किशोर, उनके घर पे खाना खाया। यहाँ एक बात बहुत बड़ी मार्क करने वाली है कि जो सांसद हैं कौशल किशोर, ये दलितों में एक बड़ा वर्ग होता है पासी समाज का, ये पासी समाज से आते हैं, और आमतौर पर माना जाता है कि पासियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को होता रहा है अतीत में भी। 2014 में तो खुल करके इन्होंने सपोर्ट किया था भारतीय जनता पार्टी को, और ईस्टर्न यूपी की कुछ सीटों को अगर छोड़ दिया जाए तो मायावती को सबसे बड़ा डेंट अगर किसी ने 2014 में दिया था तो भाजपा ने दिया था। और इसलिए आप देख लीजिएगा 2014 के बाद मायावती लगातार एक पॉइंट और बीजेपी के जब मेहमान जुड़ेंगे तो मैं आपके तमाम पॉइंट पे उनका रिएक्शन भी लूंगा हेमंत साहब, लेकिन मैं इसमें एक पॉइंट चाहता हूं, क्योंकि सपा की तरफ से जूही जी भी हमारे साथ हैं। सपा की सरकार भी बिल्कुल विफल है। ये देखिए मंच है, मंच पे वार तो किया ही जाता है, लेकिन एक पत्रकार के दृष्टिकोण से मैं इसको समझना चाहूंगा, इस आरोपों के पीछे दम कितना? देखिए, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। जो हमारा संघीय ढांचा है, जो व्यवस्था है इस देश में, तो अगर आपकी सरकार नहीं है तो निश्चित रूप से आप हमलावर होंगे, और खास तौर से तब जब आप उम्मीदवार और दावेदार हो सरकार बनाने के। तो भारतीय जनता पार्टी और जो रूलिंग पार्टी है उसमें तो ये तनातनी, ये आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं। और मतलब ये सिर्फ आरोप और प्रत्यारोप है आपके नजरों में, और लोकल लीडरशिप या जो प्रदेश की लीडरशिप है निश्चित। लेकिन एक बात जान लीजिएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने इधर साल सवा साल में अपना पूरा रवैया बदला है, और अखिलेश यादव की बड़ी स्मूथ छवि सामने आई है, इसमें कोई शक नहीं। तो निश्चित रूप से अगर चीफ मिनिस्टर थोड़ा सा स्टेबल दिखेगा और अगले चुनाव के लिए थोड़ा ज्यादा तैयार दिखेगा, तो जो मेन अपोजिशन है उसका प्रहार उस पर ज्यादा बढ़ेगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि आज मायावती ने भी अपने बयान में प्रदेश सरकार पर प्रहार किया, और मंच से अमित शाह ने भी किया। एक बड़ी बात बता दूं, ठीक है, जूही सिंह के पास मैं चल रहा हूं, मैं आऊंगा वापस, तिवारी साहब आपके पास आऊंगा, वापस आऊंगा। जूही सिंह भी हमारे साथ इंतजार किए। चलिए देखिए, तिवारी साहब ने बड़ी अच्छी बात कही जूही जी, कि 1-1.5 साल में आप लोगों ने जो है कायाकल्प करने की कोशिश की है। अच्छी बात है, पोटेंशियली कम से कम अगर समझा भी जाए, और इनिशियली अगर इस पॉइंट पे बहुत एलोबरेट करने की कोशिश भी करे तो ये समझा जा सकता है कि राजनीति है, मंच की तैयारी है, चुनाव सामने है, तो ऐसे भी साथ बिछते रहेंगे। लेकिन एक पॉइंट तो ये भी है ना कि आप पे कानून व्यवस्था नहीं संभालने का आरोप लग रहा है, और ये तस्वीरें भी दिख रही है। ऐसे में विपक्षी का जो खेमा है वो आप पे मुखर तो होगा। रोहित जी, आज़ादी के 70 साल मनाने पर भी ये डिक्लेयर करके जाना कि हम किसी दलित के घर
एक चिन्हित करके कि हम एक जातिगत आधार पे किसी के घर खाना खाने जा रहे हैं, बहुत ही शर्म की बात है। समाजवादी पार्टी ने ना कभी ये किया है, ना वो करेगी। हाँ, सरकार हमारी है, बहुमत की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, उस पर हम निरंतर काम कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश में अमित शाह जी कह दें दलितों पे अत्याचार गुजरात में हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या कौन सी स्टेट जो इनके रूलिंग में है जिसमें क्राइम का आंकड़ा नीचे जा रहा है? हमारे यहाँ भी बहुत सारे दुखद हादसे, भयावह हादसे भी होते हैं। हम उन पे एक्शन लेते हैं, एक्शन स्ट्रांगली लेते हैं। अगर कभी भी बीजेपी वाले ये कहते हैं कि निष्पक्ष जांच नहीं हो रही है, तो ये कोई ना कहे कि हाई कोर्ट ने खुद सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर दयाशंकर मामले पे अभी भी बीजेपी के लोग आप पे निशाना साधते हैं। जी, हम पे वो हर उनका काम है, वो साधेंगे। उनकी वो विपक्ष में है, उनको 2017 लड़ना है। हाईकोर्ट में हम पहले ही एफिडेविट दे चुके थे कि अगर हाईकोर्ट चाहे तो वो सीबीआई इंक्वायरी बुलंदशहर मतलब आपकी नजरों में बीजेपी की ये रैली 70 साल की आजादी के जश्न की नहीं थी, चुनाव में जुड़ने की थी और दलितों के साथ अपने आप को जोड़ के दिखाने की थी, आप ये कह रही हैं? ये एक विजिटिंग रैली थी। सुबह आए, उन्होंने सभी विपक्षी पार्टियों पे निशाना साधा, उन्होंने लंच किया और वो वापस चले गए। बीजेपी के अध्यक्ष हैं, बीजेपी की स्ट्रेटेजी होगी। हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश की समस्याओं को जानते हैं और अपनी योजनाओं पे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के विकास के नेतृत्व पे हम चुनाव लड़ेंगे। सुरेंद्र राजपूत भी शायद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र राजपूत साहब, अगर आप जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका। आपके रिस्पांस के बाद ही मैं फिर से धन्यवाद। चलिए, कम से कम आप जुड़ चुके हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच गई। चलिए, शुरुआत में आप ही से कह लूं, चंद्रमोहन जी रहते तो इस पे मैं तीखा कटाक्ष की उम्मीद उनसे भी करता, लेकिन ये तो कम से कम आज आप मुस्कुरा लीजिए कि अमित शाह साहब अब कम से कम उस मंच से ये कहते हैं कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। जिस कांग्रेस को आप टॉप 3 में नहीं काउंट करते थे, बॉटम में मानते थे, अब आपको रैली करने के बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बारे में बोलना पड़ रहा है। यानी आपके लिए थोड़ी सी पॉजिटिव सिंबल्स तो दिख रहे हैं और बीजेपी मान रही है, कॉम्पिटिशन दिखने लगा। देखिए, बिस्मिल साहब ने ही लिखा था, आज जहां काकोरी गए थे, इनको इतिहास भूगोल की तो जानकारी है नहीं अमित शाह जी को। बिस्मिल साहब ने एक बार लिखा था कि वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। सच्चाई ये है, आपसे बताएं रोहित, कि आप हमें मानिए मत मानिए, निचले पायदान पे रखिए, सबसे निचले पायदान पे रख लीजिए, लेकिन जनता हमको जहां रखना चाहेगी वहां रखेगी। ये अपने आप में सच है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अमित शाह साहब वही शाह साहब हैं जिन्हें ना तो आम जनता से मतलब है। अभी जूही जी ने ठीक कहा कि अगर ये बता करके कि मैं अपने दलित सांसद के घर भोजन करने जा रहा हूं, तो ये अपने आप में शर्म की बात है। और इन्होंने एक शर्मनाक काम और भी किया है। पूरे इतिहास में कभी भी कुंभ में जातिगत व्यवस्था पर घाट नहीं हुए थे। अमित शाह साहब जब गए तो अमित शाह ने कहा कि आज उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में अमित शाह ने दलितों के साथ स्नान किया। तो अपने आप में हिंदू धर्म को सनातन धर्म को विभेद करने की बात जो भारतीय जनता पार्टी, स्वयंसेवक संघ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी जो कर रहे हैं, और जिसका परिलक्षण गुजरात में भी दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है, और राजस्थान में भी दिखाई दे रहा है, और कहीं ना कहीं हरियाणा में भी दिखाई दे रहा है, वो सारा का सारा, चाहे आंध्रा में हो चाहे हैदराबाद में हो, हर जगह पर ये लोग इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि इनकी सामंतशाही सोच जो है वो अपने आप में परिलक्षित हो रही है। खाएं ये सांसद के घर खाना, सांसद कहां से दलित हो सकता है? आप जरा हमें बताएं। जो सांसद अपने आप में सामाजिक रूप से, बाकी सामाजिक रूप से लोगों के बराबर चला गया, वो सांसद कैसे आप उसको कह सकते हैं कि दलित सांसद के घर में खाना खाया? ये शर्म की बात है, ये समाज में विभेद करने की बात है, और इस विभेद का सीधे सीधे से प्रतिकार होना चाहिए। मसला सिर्फ इतना सा है कि ये 2017 में चुनाव है यहां पर, और उस चुनाव के लिए ये सारी गोटियां, सारी गणित और सारी जातियों को ये एक साथ करना चाहते हैं। ये विकास के नाम पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और ये भी इल्जाम आप पे लगाते हैं कि 60 सालों में आपने भी विकास की कोई कहानी नहीं लिखी। देखिए रोहित, अगर हमने 60 सालों में विकास नहीं किया होता या हमारे जरिए विकास नहीं हुआ होता, तो आज हम और आप इस तकनीक के जरिए नहीं बैठे होते यहां पर। जिस तकनीक के जरिए हम और आप जुड़े हुए हैं, वो तकनीक अपने आप में इन्हीं 60 सालों में आई है।
मैं आपको पूरी जिम्मेवारी से बताऊं, दलित आंदोलन भी आज की डेट में दलित समाज का वर्ग अपने आप में आंखें मिलाकर के सब लोगों के साथ खड़ा है। अच्छा राजपूत साहब, मैं आपकी बात मान लेता हूं, कांग्रेस की ही देन है। मैं आपकी बात मान लेता हूं, बीजेपी के लोग इस बात को कैसे लेंगे वो समझे, लेकिन एक पॉइंट और समझा दीजिए। उनके मन से एक बात और निकली थी, कांग्रेस को तो आपने जस्टिफाई कर दिया क्योंकि कांग्रेस का पक्ष रखना है। उन्होंने ये भी कहा कि सपा और बसपा की सरकार ने प्रदेश का विकास नहीं विनाश किया। क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं? बीएसपी के साथ 3 बार भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई रोहित, तो विनाश करने में बराबर के जिम्मेवार अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। मायावती जी को 3 बार समर्थन दे करके और ले करके भाई बहनों ने सरकार बनाई है अपने आप में, आपके सामने है स्थिति। तो उसके बाद अपने ही किए हुए कर्मों की सजा ये जनता को क्यों दे रहे हैं, और अपने ही किए हुए कर्मों की बातें ये जनता में भ्रम के रूप में क्यों रख रहे हैं? ये बात समझ से परे है। आपको भी समझना होगा, मीडिया की जिम्मेवारी है कि मीडिया ये के बारे में आपने कमेंट नहीं किया। बहुजन समाज पार्टी की सरकार सपा के शासनकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं बनवाई है। सपा के शासनकाल को लेकर देखिए, कोई भी जातिवादी ताकत हो और कोई भी धर्मवादी ताकत हो, जातिवादी ताकत और धर्मवादी ताकत हमेशा धर्म के नेताओं का और जाति के नेताओं का ही लाभ करते हैं। जातियों का उन्होंने कभी लाभ नहीं किया। समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, इन लोगों ने हमेशा जातिगत आधार और धर्मगत आधार के ही नेताओं का लाभ किया है। जो ये इल्जाम आपके ऊपर भी है, सपा जो अपने आप को कह रही थी कि हमारे दामन में बिल्कुल दाग नहीं है, तो देखिए कांग्रेस इस पर भी आप पे आरोप लगा रही है। एक पॉइंट मैं और इस पे ऐड कर लूंगा जूही जी, मैं एक पॉइंट और ऐड करूंगा, इसलिए ऐड करूंगा क्योंकि इस चर्चा को और दिलचस्प बना दी। थोड़ा सा मैं एंगल कन्वर्ट करना चाहता हूं क्योंकि डॉक्टर चंद्रमोहन अभी तक नहीं आए हमारे साथ, वो आ जाएंगे तो उनके पक्ष के बाद ये पॉइंट वो भी क्लियर हो जाए। कांग्रेस का ये कहना है कि जनता बताएगी कि हम किस फ्लोर पे हैं। कल तक आपकी तरफ से भी जो भी मेहमान हमारे शो में बैठता था वो जरूर ये कहता था कि अगर किसी से कंपटीशन है तो वो है एसपी और बीजेपी। अब क्या दिख रहा है, कांग्रेस भी आ चुकी है टॉप 3 के रेस में? हमारा किसी से कोई कंपटीशन नहीं है। हम मतलब, तो शुरू अच्छा। से कह रहे हैं कि हम माननीय मुख्यमंत्री के You are the नेतृत्व self में winner, उनकी declared हो विकास चुका की है ये। योजनाओं पे चुनाव लड़ेंगे और जी बिल्कुल डिक्लेयर हो चुका है। बहुमत की सरकार है, हम बहुमत की सरकार बनाएंगे। बाकी जिसको आरोप प्रत्यारोप लगाकर लड़ना है वो अपने हिसाब से लड़ेगा। नकारात्मक राजनीति हम करते नहीं है। राजपूत जी ने बताया ही कि मिलजुल के सरकार जो है वो भाजपा और बसपा बनाती है। जनता तो इस बात का जवाब मांगेगी ना। जनता राजपूत साहब तो ये भी बताते हैं कि तकनीक का विकास भी कांग्रेस लेकर आई है, तो आपने क्या किया? आपने क्या किया 60 सालों में? ये जो हम लोग डिबेट भी कर पा रहे हैं ये कांग्रेस की देन है, तो फिर आपने क्या किया? रोहित जी, तकनीक का इन्वेंशन तो हमने नहीं किया, लेकिन और बहुत सारी अन्य योजनाएं हमने चलाई, चाहे वो नहीं मनरेगा तो वो भी कहेंगे, समाजवादी पेंशन योजना, महिला कन्याधन, रक्षा, आरटीआई लेकर वो भी आए। उसमें खराबी क्या है? उसमें खराबी क्या है? कोई कुछ भी कह सकता है। विकास के कार्यों में तो वो भी है ना, तो फिर आप अलग क्यों हो गए? आप कैसे आगे? फिर कांग्रेस कहाँ पीछे रहे? हम अपने ये तो कांग्रेस बताएगी कि वो पीछे क्यों रह गई, हम बताएंगे कि हम आगे। सुरेंद्र राजपूत साहब, हम जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं हम लोगों तक, चाहे वो समाजवादी पेंशन हो। जूही सिंह बता रही है कि वो बिल्कुल सेल्फ विनर है, मतलब ये बता दिया गया है कि वो अपने विकास कार्यों से जीत चुकी है, बहुमत अभी भी उनके पास थी, आने वाले वक्त में भी है। आप कहां और क्यों? देखिए, जूही जी को यही कहना भी चाहिए और जूही जी यही कह भी रही हैं। जूही जी अपने दल की नेता हैं, जिस दल का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनको यही कहना चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जनता जनार्दन होती है। जनता को तय करना है कि कौन दल प्रथम स्थान पर रहेगा, कौन द्वितीय पर रहेगा, कौन तृतीय पर रहेगा और कौन चतुर्थ स्थान पर रहेगा। आज की डेट में जनता जनार्दन है। अगर हम और जूही जी टीवी में बैठ करके कहीं डिबेट में नंबर 1 आने की बात हो तो हम आपस में टीवी के स्टूडियो में तो आ सकते हैं, लेकिन जनता की नजरों में आना
वोट लेकर के आना, ये तो जनता 2017 में तय करेगी। जूही जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगी, पूरी मजबूती से रखेंगी, और सुरेंद्र राजपूत और चंद्रमोहन जी अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, पूरी मजबूती से रखेंगे। आखिरी में तो जनता को तय करना है। तो सर इसी पक्ष अब से भी तो जनता जनता भी ये ओपिनियन बनाती साबरमती है। के चंटों से जनता नहीं अपने आप को भरमाने वाली है। जो इंद्रजाल और मायाजाल 2014 में किया था, इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो झूठ बोले थे, जो जुमलेबाजी की थी, जिस तरीके की बातें उन लोगों ने की थी बेरोजगारी को लेकर के, जिस तरीके की बातें महंगाई को लेकर के जुड़ जाएंगे, जिस तरीके की बातें उन लोगों ने और तमाम चीजों को लेकर के कही थी, वो कहीं ना कहीं इस समय जनता जवाब देगी भारतीय जनता पार्टी को भी पिछले 2 साल के किए गए कामों में, और समाजवादी पार्टी के पिछले 5 साल के किए गए कामों का जवाब जनता अपने बैलेट के जरिए देगी। ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है कि जनता कांग्रेस को चुनेगी। राजपूत थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन अभी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, उसके बाद आपके तमाम आरोपों का जवाब वो भी देंगे। हेमंत तिवारी साहब के पास एक बार चलते हैं। हेमंत साहब देखिए, बीजेपी चूंकि हमारे पास जुड़ी नहीं थी, इसलिए मैं थोड़ा सा डाइवर्ट होता वो उस मोड़ पे गया जहां पे मैं ये समझ सकूं कि अब जिस फ्लोर को तैयार करने की कोशिश चल रही है कि चुनौती किसमें है, क्योंकि बीजेपी का दावा है कि कोई दल तो विकास करता ही नहीं, कांग्रेस का दावा है कि हम ही विकास करते हैं, सपा की सरकार कहती है कि विकास को अगर सही तरीके से उत्तर प्रदेश में किसी ने लागू किया है तो वो हम हैं। अगर हर दल के अपने दावे हैं तो फिर हकीकत में जनता किसके साथ है और कैसे जुड़े? रोहित देखिए, ये सबकी अपनी अपनी दुकान है, कोई अपना कोई भी उत्पादन खराब नहीं कहेगा, सब अच्छा तरीके से उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बात मान लीजिए, ये सियासत का हम्माम है, यहाँ कोई कुर्ता पजामा पहन के नहाने नहीं जाता। जिसको देखिए दाग सबके पास हैं। लेकिन जिस बात पे बहस शुरू हुई, बड़ा अहम विषय था, शायद हम लोग थोड़ा डाइवर्ट हो गए। बिल्कुल हुए हैं। उसका रीजन भी है क्योंकि देखिए यहाँ पे सर बीजेपी के ऊपर कटाक्ष हो सकता है, बीजेपी के पक्ष को रखने वाले एक रिप्रेजेंटेटिव भी चाहिए, मैं उसके इंतजार में था, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नहीं, आप इस पूरे डिबेट के केंद्र बिंदु पर मैं आता हूं। देखिए ये क्या करने आए थे, ये दलित, इनका सांसद है जो पासी जात से आते हैं, दलित है। दलित वोट बैंक उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले 27 वर्षों से बहुत अहम हो गया है। दलित और मुसलमान और ब्राह्मण ये बड़े ट्रेडिशनल वोट बैंक कांग्रेस हुआ करते थे, और इन्हीं के दम पे कांग्रेस ने लगातार यहां सरकार बनाई। 89 के बाद दलित वोट बिखरना शुरू हुआ और कांग्रेस से छूट करके मायावती, कांसीराम यानी बसपा के पास गया। इसी दलित वोट बैंक के बल पर मायावती 4 बार मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश की। लेकिन अब देखिए बदलाव कैसे आ रहा है। कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोट बैंक जो दलित था, उसको पहले मायावती ने उस पर कब्जा जमाया और कांग्रेस किनारे हो गई। और अब जो मायावती का वोट बैंक दलित है, उस पर बीजेपी ने डेंट लगाया 2014 में। मायावती के पेशानी पे बल क्यों दिखते हैं आपको? यानी सपा अगर ये कहती है कि हम इस वोट बैंक की सियासत में नहीं है, तो वो सही है फिर, क्योंकि सपा के साथ तो है ही नहीं फिर ये कनेक्शन। देख, सपा का एंगल, सपा का इक्वेशन अलग है। माफ करिएगा, उत्तर प्रदेश और बिहार की सियासत अब इस मोड़ पे आ गई है जहां बिना जातीय गणित शुद्ध के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप सत्ता नहीं पा सकते, सबको पता है। और भारतीय जनता पार्टी का एक ही फार्मूला है, नोट करिएगा रोहित, आज इस डिबेट में बोल रहा हूं, वेस्टर्न यूपी में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशा है कि एक धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो, और ईस्टर्न यूपी को जातीय खांचे में पेशबंदी की जबरदस्त मुहिम छेड़ी है बीजेपी ने। ध्यान रखिएगा, राजभर समाज के कम से कम 25 सीटों पर बड़े वोट बैंक हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़ चुके हैं बीजेपी की तरफ से। 2 बड़े मौर्य नेता आपके इल्जामों का सीधा जवाब उन्हीं से। डॉक्टर चंद्रमोहन देर से आए, पहले तो स्वागत है आपका। इल्जाम नहीं लगा रहा, पॉइंट तो आपका क्लियर है सर, पॉइंट तो क्लियर है। इसको इल्जाम के तौर पे बीजेपी लेगी या कैसे लेगी, वो तो बीजेपी की तरफ से रिस्पांस ले लेते हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन देखिए, सुरेंद्र राजपूत साहब ने क्या कहा, मैं उस पॉइंट पे बाद में आऊंगा। हेमंत तिवारी चूंकि एक पत्रकार है, और पत्रकार की उस व्यू को जरा हम क्लियर तौर पे समझने की कोशिश करेंगे कि आप अगर वेस्टर्न यूपी में देख रहे हैं तो वहां पे सांप्रदायिकरण की सियासत की तस्वीर आ रही है, जो इल्जाम आप पे कांग्रेस भी लगाती है, सपा भी लगाती है, बसपा भी लगाती है। ईस्टर्न यूपी में चलिए तो वहां पे शायद आप जो है अब जातिगत समीकरण तय करने की सियासत की दिशा में बढ़ रहे हैं। आपको लगता है कि इसी कैलकुलेशन से ही आप जनता के बीच में पॉपुलर हो पाएंगे? नहीं, हमारी स्पष्ट है, हम सबका साथ सबका विकास के संकल्प को लेकर काम कर रहे हैं। हमारा एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र हमारा संकल्प है, और ये सबका साथ सबका विकास, ये कोई आज का शब्द नहीं है। ये जो हमारी विचार यात्रा है,
जब प्रारंभ हुई एकात्म मानव दर्शन से, अंत्योदय से होती हुई और आज सबके साथ सबके विकास के रूप में प्रचलित हुई है। और इस पर सभी लोग, सभी, क्योंकि हम सर्वंकष विकास की बात कर रहे हैं, हम सर्वव्यापी सर्वस्पर्शी विकास की बात कर रहे हैं, तो हम जब सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी और सबका साथ सबके विकास की बात कहते हैं तो इसको करके भी दिखाते हैं और लगातार करके दिखाते हैं। आज उसी का परिणाम है कि हम कुछ करते हैं तो लोगों को दर्द होता है, लोग विचलित होते हैं, लोग परेशान होते हैं और लोग हताशा में, निराशा में, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी आगे बढ़ी चली जा रही है, बीजेपी की जो यात्रा है वो अनवरत चलती चली जा रही है। तो ये परेशान होकर 2014 के चुनाव से पूर्व भी हम चैनल की चर्चा में बैठते थे तो सारे लोग, कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, तो सुरेंद्र जी हमको आए दिन धमकाते थे, कहते थे नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा और ये है वो है। हम कहते थे भाई भ्रष्टाचार की सजा आपको मिलने जा रही है, ये कहते थे नहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो हम तो आगे बढ़ रहे हैं। हम भारत माता की जय बोलते हुए हमारा तो संकल्प है कि माँ तेरा वैभव रहे, हम दिन चार रहे ना रहे, तो हम दिन चार रहे ना रहे, माँ तेरा वैभव अमर रहे। सर मैं यही समझना चाह रहा था डॉक्टर चंद्रमोहन, वाकई आप अच्छे वक्ता हैं और वाकई आपको पता है कि शब्दों को कैसे पेश किया जाए, बहुत स्मूथली आपने पेश भी कर दिया। बट यही एक पॉइंट था सर मेरा, जितने अच्छे से आपने कहा कि आप सबसे जुड़ते हैं, सर्वहिताय की बात करते हैं। सर आज की जो इस मुद्दे की शुरुआत हुई सर उस मंच से होती है जहां पे आजादी के वर्षों को याद किया जाता है। उस मंच के बाद एक कार्यक्रम होता है खाना खाने का, ये होता है कि आप सांसद साहब के घर गए हैं। लेकिन सर ये सब तो सब कुछ ठीक थी, ये बताना उस पर ये जोड़ के कि देखिए दलित सांसद के यहां जाके अमित शाह खाना खाए, सर ये क्या था? क्या जो दलितों को लेकर विपक्षियों के वार हुए उस जख्म को दूर करने की कोशिश? हेमंत जी ना देखिए यहाँ हेमंत जी मौजूद हैं। हेमंत जी उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक आइडेंटिटी है, एक विश्लेषण आपका बहुत मौजूद विश्लेषण रहता है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काकोरी आए तो वहां के जो सांसद हैं कौशल किशोर जी, उनके घर भोजन किया। अगर हम भोजन जो है काकोरी में ना करके कहीं और करते तब सवाल उठता कि भाई आप कहीं और भोजन कर रहे हो। तो हमारे यहाँ, और आपको एक और बात स्पष्ट कह रहा हूं कि ये कौशल किशोर जी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर आए हुए व्यक्ति हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के कैडर के व्यक्ति नहीं है। लेकिन हम जब सवाल को या तो समझ नहीं रहे या उस सवाल पे आप आना नहीं, तो ये उसके पर्यायवाची हैं। नहीं, आपका सवाल जी, मैं ये कह रहा था कि सर ये तो अच्छी बात है, ये तो वाकई हमें भी पता है कि वो आपके हिस्से की चीज है, आपके ही अंग हैं, वो आपकी ही टीम के एक मेंबर हैं और ये अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा सर कि कहीं जाके खाना खाइए नहीं खाइए, इस बात को तुम फोकस, मैं तो इतना कह रहा हूं कि सर खाना खाने के बाद ये हाईलाइट करना, वो कहते हैं ना कोट अनकोट करके कि दलित सांसद के यहां खाना खाना, ये दलित को प्रचारित क्यों किया गया? ना ये हमने कहीं प्रचारित नहीं किया। आज का मेरा प्रेस नोट उठा के देख लीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी का कल प्रवक्ता के नाते कल जब हमने कार्यक्रम जारी किया तो हमने कहीं नहीं कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कार्यक्रम में संबोधन में ये नहीं कहा कि दलित कौशल किशोर, उन्होंने कहा मेरे साथ लोकसभा में मेरे साथ वाली सीट पे बैठने वाले मेरे साथी कौशल किशोर। तो कहीं पर हमने दलित शब्द का प्रयोग नहीं किया। हम तो हेमंत तिवारी साहब, बीजेपी तो साफ तौर पे मना कर रही है, तो क्या ये जबरदस्ती विपक्षी डाल रहे हैं क्या ये जुबान, ये वर्ड दलित? अच्छा मैं एक सवाल करता हूं। हाँ बिल्कुल। अगर कौशल किशोर दलित हैं तो उनको क्या कहा जाएगा? बहुत सामान्य सी बात है। एक बात जान लीजिए, अब इसको कैसे स्वीकार करेंगे? दलित के घर तो अमित शाह पहले भी खाना खा चुके हैं, तब तो बड़ा जोर शोर से प्रचारित किया गया था, इसमें कोई शक नहीं। मैं बार बार कहता हूं साहब, देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब तक आप जातीय समीकरण दुरुस्त नहीं करेंगे आप सत्ता के नजदीक नहीं पहुंच सकते हैं। स्वाभाविक है तरीके निकाले जाएंगे। और इसमें बता रहा हूं, दलितों में जो पासी वर्ग होता है इसका पहले से भी समर्थन भाजपा को रहा है। और मेरे ख्याल में और भी सांसद इनके हैं जो रिजर्व सीट जीत के आए हैं, वो पासी समाज के हैं। तो एक मैसेज देने ठीक है सर, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है। हेमंत जी मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, एक कमेंट मुझे और चाहिए, मुझे बार बार कमांड मिल रहा है ब्रेक लेने का। उससे पहले मैं एक कमेंट 10-10 सेकंड का सुनील राजपूत जल्दी बता दीजिए, दलित वर्ड क्या आप लोग इंसर्ट कर रहे हैं बीजेपी के साथ? देखिए हम क्यों करेंगे,
सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में परेशान है, हैरान है। गुजरात से लेके हैदराबाद तक दलितों के ऊपर जो एट्रोसिटीज हो रही है उसको खाली फेशियल वैल्यू देने के लिए ये कह रहे हैं कि दलित सांसद के घर इसलिए वो खाना खाना खाया, खाने गए। दलित के यहाँ ये किया, दलित के यहाँ वो किया। सच्चाई ये है कि इन लोगों को दलितों की राजनीति से, दलितों के सामाजिक उत्थान से कोई मतलब नहीं जूही है। सिंह, ये जूही सिंह, सिर्फ अपनी जूही राजनीति सिंह, चमकाना चाहते हैं। क्या ये दलित वर्ड को आप लोग जोड़ के दे रहे हैं? एसपी की तरफ से रोहित जी, ये इल्जाम ये- लगाया जा रहा है। रोहित जी, ये लोग बड़ी मायावी पार्टी है, मिस्ड कॉल वाली पार्टी है। हम क्यों प्रचार प्रसार करेंगे? हमसे ये बहुत आगे हैं। ये दलित शब्द ही नहीं, ये तो अपना मेनू कार्ड भी बता देते हैं कि अमित शाह जी ने आज क्या खाया वहां पर और क्या पक रहा था और किसने पकाया। डॉक्टर अब चंद्रमोहन, जी मुझे कहें कि ब्रेक लेना है, आधिकारिक मुझे रूप बार से बार कहा जा रहा है, मैंने लेकिन फिर भी नहीं रुक रहा हूं। रिलीज किया तो एक अलग मौका बात मैं है। आपको और दूंगा, 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए। 10 सेकंड, 10 सेकंड मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा आगे एडजस्ट करने के लिए। 10 सेकंड जल्दी से, दोनों के इल्जाम होगा, जल्दी से। देखिए, हम आपसे फिर कहेंगे कि हम सबका साथ सबके विकास के ठीक प्रति है, सर। प्रतिबद्ध हैं और ये देश जानता है कि कौन हताश, निराश और परेशान है। ठीक है। और समाजवादी पार्टी तो क्या करेगी? उसकी ना कोई विधान है, ना कोई नीति है, ठीक ना है। कोई उसका चरित्र है, ना कोई है, चेहरा है। ठीक है, आज नहीं, वो ठीक है। आज ही कल ठीक है सर, अब अखिलेश यादव को मुझे हाईकोर्ट रुकना में होगा, निर्देश अब मुझे दिया है, रुकना होगा। तो छोटा सा महिलाओं ब्रेक का लेना होगा, सम्मान करने पर मेरी मजबूरी है। छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, क्योंकि इस मुद्दे पे कम से कम ये जरूरी है कि सियासत की तस्वीर को बदलने की कोशिश इल्जामों के साथ विपक्षी रखते हैं और विपक्ष का उस तमाम इल्जामों को, तमाम वारों को किस तरह सामने रखा जाता है और ये कहा जाता है कि हमारा एजेंडा ऐसा है ही नहीं। खैर, ये तो राजनीति है, राजनीति में ऐसी तस्वीर तो होती है। छोटा सा ब्रेक के बाद मोदी की हुंकार की बात हम करेंगे कि किस तरह से कश्मीर को लेकर नरेंद्र मोदी के स्वर जो है कुछ बुलंद दिखे और उसके ऊपर सर्वदलीय बैठक भी होती है, क्या कुछ वहां से निकलता है। फौरन वापस आ रहे हैं।